नहीं आते पिछली क्लास में? वो खाली लेट आ जाते नहीं आते तो कौन कौन डांट रहा है? चलें ठीक है बेटा, आज की क्लास का हम आगाज़ करें क्वेश्चन नंबर 21 से। अच्छा 24 तक हो गए। अच्छा लिखा है पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा बेंजीन के मुतालिक कुछ बातें तो हमें पहले से पता है ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल के अलावा आगे और कुछ बताएं। साइक्लिक होता है और प्लेनर होता है। उसमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, वो तो पता है ना। हर कॉर्नर पे कार्बन के साथ क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। ये हकल रूल को ओबे करता है। हकल रूल क्या था याद है किसी को? हाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल। इसमें आपको पता है ना, अगर n की जगह 0 तो खैर मैंने पुट कर रहा 1 पुट कर रहा हूँ, वैसे 0 भी हो सकता है। पता है अगर 1 पुट कर दूँ तो आंसर क्या आ रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। और बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब बेंजीन किसको ओबे करता है? बेंजीन हकल रूल को ओबे करता है। ठीक है हाँ वो एक ही बात है। पाई इलेक्ट्रॉन को डबल कर लेंगे तुम बच्चों। खैर मैं कहने क्या चाह रहा था, वैसे मुझे तो वो याद नहीं, पाई बॉन्ड वाला अलग से था कोई। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा खैर मैं कहने क्या चाह रहा था कि आ जाए क्वेश्चन नंबर 25 से हम आगाज़ करें। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बट आप लोग पढ़िएगा, देखें इसमें कौन सा आंसर आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? कैनोनिकल। ये कुछ सेंटेंस मुझे गलत लग रहा है। अब बताएं 25 को कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट लग रही है आपको? हाँ शाबाश। 25 का ऑप्शन कौन सा हो गया? जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पहला कौन सा है? इसका मतलब सारे सही हैं सिवाय ऑप्शन नंबर डी के। पहला पढ़ लेते, लिखा है इट फॉर्म्स ओनली वन मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव। बताएं अगर बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगाओ, आपको पता है कहाँ लगेगा? वो एक ग्रुप लगाना है, मोनो सब्सटीट्यूशन करनी। आप यहाँ लगाएंगे ना, यहाँ पता है इसको मैं ऊपर के अलावा कहीं और लगा दूँ तो क्या अलग प्रोडक्ट बनेगी? सपोज टू बी मैं यहाँ लगा दूँ, यहाँ पता है दोनों अलग अलग होंगी या सेम होंगे? सेम होंगे ना। ऊपर लगाओ या सीधे हाथ पे लगाओ, बेंजीन के तमाम कार्बन एक ही जैसे होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? CH होते हैं। किसी भी कॉर्नर पे सब्स्टिट्यूशन कर दें वो एक ही प्रोडक्ट बनेगी। तो बताएं बेंजीन की मोनो सब्स्टिट्यूशन कितने पॉसिबल हैं? सिर्फ एक। डाई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होते हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पॉसिबल है। ये बात भूलेंगे तो नहीं आप? चलें ठीक है, मुझे यकीन है कि आप लोग याद रखेंगे। यानी ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय बेंजीन। लेकिन हाउ मेनी डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, मतलब कैन बी ऑब्टेन्ड? चाहे वो 3 होती है। वो ऑर्थो पे भी आके लग सकता है, वो मेटा पे भी आके लग सकता है, और वो पैरा पे भी आके लग सकता है। बेटा मुझे यकीन है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाए बी ऑप्शन पढ़ते हैं। ये तो सबको पता है, बेंजीन में कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अल्केन और अल्कीन के दरमियान में होती है। अल्केन 1.54 है, अल्कीन 1.34 है, बेंजीन उनके दरमियान में 1.40 भी लिखा होता है, और कुछ जगहों पे 1.39 भी लिखा होता है। एक ही बात। इसका मतलब इस बी ऑप्शन भी सही है। अगले क्या लिखा है? इट इज़ ए रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये तो सही है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अभी कैनोनिकल फॉर्म्स ये हो सकता है बेंजीन के लिए कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता हो, मेरी उससे नहीं है। बेटा आगे चलते हैं। इट हैज़ 3 डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये लिखा हुआ है गलत। पता है बेंजीन के पास कितने डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं? 6। और जिनके अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग से कितने पाई बॉन्ड बनते हैं? 3। और हम सब जानते हैं अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप लोगों को पता है बेंजीन का ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, और हर कार्बन के पास ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है जो कि एक्चुअली डीलोकलाइज्ड होता है।
डीलोकलाइज का तो मतलब पता है ना आप लोगों को, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, एक ऐसी चीज़ जिसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं उसको डीलोकलाइज कहते हैं। तो खैर अब बताएं सी इसका आंसर कौन सा हुआ। आप कहेंगे सर इसका आंसर हो गया हमारे पास कौन सा, इसका आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये गलत लिखा हुआ है। इसके बाद 3 डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स नहीं होते बल्कि 6 डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स होते। क्वेश्चन नंबर 26, सबने पढ़ लिया क्वेश्चन, अब जवाब दे इसका। हाँ बताओ, बी, बताओ भाई, बी, हाँ भाई, ए, सही, डन हो गया। आज मैं रिएक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखना। तुम लोगों ने ऑर्गेनिक की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, मसला असल में यही है। क्यों नहीं की भी भाई, पिछली क्लास में भी अक्सर गलत जवाब दे रहे थे कि ये हुआ क्या, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ऑर्गेनिक की तैयारी क्यों नहीं की, फिजिकल की तो सही तैयारी थी आप लोगों को, फिर भी चले बराए मानी भाई, ऑर्गेनिक ना पढ़ना पड़ता है घर पे बैठ के, वो आप उसको ना लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। जैसे आपको पता है अल्केन्स के 4 प्रिपरेशन जो आपने पढ़े, लिख लिख कर लिखें कि भाई अल्केन से ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, इस वाले में ये कैटेलिस्ट होता है, दूसरे वाले में ये होता है। अल्कीन की प्रिपरेशन किताब में 4 दी हुई हैं, तो चारों को लिख के देख लो एक दफ़ा, एक एक एग्जाम्पल देख लो उसकी हाथ से। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस तरह तैयारी करता था कि ना पूरा एक साथ पढ़ लेता था। जैसे अल्कीन का टॉपिक पूरा पढ़ लिया और पूरा बगैर देखे लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखता था कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की, फिर मैं दोबारा देखता था कि यहाँ यहाँ गलती होगी, फिर दोबारा बगैर देखे लिखता था। लेकिन ये काम करना है को तेज़ तेज़, सिर्फ पॉइंट्स बनाने कि अल्कीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो अल्केन बनता है, ये कैटेलिस्ट है, ये टेम्परेचर है। हेलोजन के साथ रिएक्ट करें तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये लिख लिख कर प्रैक्टिस करें ताकि आप भूलें नहीं। खैर चलें ठीक है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। बताएंगे ये था बेंजीन। बेंजीन को हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, ये दिया हुआ था ना CH3COCl, ये दिया हुआ ना, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसिटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। आप में से कोई इसका IUPAC नेम बता सकता है? शाबाश, इथेन ऑयल क्लोराइड। इन सब के आखिर में क्या आता है, ऑयल, OYL। खैर बस नंबर ऑफ कार्बन गिनो, OYL लगा दो, क्लोरीन हो तो क्लोराइड लगा देना, ब्रोमीन हो तो ब्रोमाइड लगा देना। चलो ठीक है, याद है इसके कैटलिस्ट कौन सा था, AlCl3। अब आपको पता है बेंजीन के तमाम कॉर्नर्स पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब किसी एक कोने से हाइड्रोजन हटेगा, वो इसे क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, HCl। बताओ जहाँ से हाइड्रोजन हटेगा वहाँ क्या आके लग चुका होगा, COCH3 ग्रुप आके लग चुका होगा ना। बेटा इस बनने वाली प्रोडक्ट का नाम ये तो बड़ा मशहूर था, एसिटोफिनोल। ये अपने कॉमन नेम से ही पहचाना जाता है, एसिटोफिनोल, ठीक है। या इसको एक, इसका एक और नाम क्या था, ये कहाँ से आ गया बीच में यार, कौन सा था, लो भाई मिस हो गया वो, ये तो नहीं था। चले ये 38 तो 37 होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, मैं यहीं कर लेता हूँ। बेटा क्या था वो रिएक्शन, ये था हमारा बेंजीन, इसको हमने रिएक्ट करवाया था किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। इसके कैटलिस्ट कौन सा होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेटा इस रिएक्शन का नाम हम सब ने क्या पढ़ा था, फ्रेडर क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा था हम सब ने। हम सबको पता है बेंजीन के किसी कोने से हाइड्रोजन हटेगा और वो इसके क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, और जहाँ से हाइड्रोजन हटेगा वहाँ पे COCH3 बचा हुआ ग्रुप आके लग जाएगा। बेटा ये जो प्रोडक्ट बनी है, ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका नाम क्या होता है, बेटा इस बनने वाली प्रोडक्ट का ज़्यादा मशहूर नाम जो है वो एसिटोफिनोन है। गालिब इम्कान है ये किसी नाम से आएगा। इसको एसिटोफिनोन के अलावा क्या भी कहा जाता है, मिथाइल
फिनाइल कीटोन, ये नाम भी कहा जाता है क्योंकि एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बनाया जा सकता है ना। तो इस तरीके से होता है रिएक्शन। अब बताएं इसका जवाब क्या है, अब बताएं इसका ऑप्शन कौन सा होगा। शाबाश, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ सी ऑप्शन किसने बताया था, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बताया था। अब आ जाओ नेक्स्ट 27 है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री। बता दें किसका जवाब क्या है। मैं इसका जवाब दे दूं, सुने, जब भी बात होगी अल्कीन्स की और जब भी बात होगी अल्काइंस की, अल्कीन और अल्काइन, ये हमेशा कौन सा रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इनके पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन जब बात होगी बेंजीन की, बेंजीन यूजुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन सा देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब अल्कीन और अल्काइन कौन सा रिएक्शन देते हैं, यार हाँ दफ़ा हो गया। हाँ तो खैर मैं कहना क्या चाह रहा था, अल्कीन्स और अल्काइंस पता है कौन सा रिएक्शन देते हैं, हाँ जवाब है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। उसके मुकाबले में बेंजीन कौन सा देता है, हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो एडिशन नहीं देता, ये बहुत रेयर एग्जाम्पल है। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा देते हैं, अरे यार ये मैंने न्यूक्लियोफाइल कहाँ से लिख दिया, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, उसके मुकाबले में एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा देते हैं, वो देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है भाई, तो अल्कीन्स और अल्काइंस यूजुअली कौन सा रिएक्शन देते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बेंजीन कौन सा देता है, वो एडिशन तो रिएक्शन आपने देखा वो रेयरली देता है, ना होने के बराबर। ज़्यादातर रिएक्शन उसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट्स ओके। चलो आगे में, अब बताएं इसका जवाब क्या हुआ। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा ऑप्शन हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इन द ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन रिंग, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा, तो ज़रा इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और तो कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं ना, लेकिन आपको एक और बात बता दूँ, चलो मैं सबके लिखवा देता हूँ। बताओ, याद है नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन था, नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव। कैटलिस्ट कौन सा था उसका, H2SO4। बेटा बताना सल्फोनेशन का कौन सा था, ये पूछा जाता है ना, इलेक्ट्रोफाइल पूछ लेंगे, कैटलिस्ट पूछ लेंगे। सल्फोनेशन का कौन सा था, शाबाश। SO3 भी होता है और HSO4 पॉजिटिव भी होता है, दोनों सही हैं। ठीक है, हमारी किताब ने एक जगह SO3 इस्तेमाल किया है, सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो यार कहाँ गायब हो जाता है वो। अच्छा, मैंने कौन सा बताया था सबसे पहले आपको, नाइट्रेशन का था। मैं बता रहा था एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा बता रहा था कैटलिस्ट।
नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था? NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है नाइट्रोनियम आइन। इसका कैटलिस्ट कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद मैंने अगला सवाल पूछा था, सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? SO3 भी एक दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, और इसके अलावा SO3H भी होता है। ये दोनों सही हैं, हमारी किताब में दोनों इस्तेमाल किए हैं। एक जगह SO3 इस्तेमाल किया हुआ, एक जगह SO3H इस्तेमाल किया हुआ। सल्फोनेशन का कैटलिस्ट कौन सा होता है? जवाब है H2SO4 होता है। बताना क्लोरीनेशन का कौन सा था इलेक्ट्रोफाइल, या ब्रोमिनेशन का? क्लोरीनेशन का होता है Cl पॉजिटिव, ब्रोमिनेशन का होगा Br पॉजिटिव। याद है इन दोनों का कैटलिस्ट कौन सा था? हमारी किताब के मुताबिक था, ये क्या हो रहा है आज? क्या मुझे समझ, एक रेजर रखना पड़ती है, क्यों? अच्छा, वैसे याद है जैसे कौन सा था वो जिसको अभी हम पढ़ रहे थे? जर्नल मैथ्स था, ये था नहीं, ये भी नहीं था यार। जिसमें तो बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा इस क्लास में, इससे इतना मसला हल हो जाता है। अच्छा यार ये फेंकना, फेंक दो वहाँ से, बस अब हो जाएगा मसला। वाह यार, अच्छा यहाँ अब हो जाएगा मसला, सही। चलिए, वैसे आप लोगों ने लिख लिए थे ना सारे? पता है मैंने आखिरी कौन सा पूछा था? क्लोरीनेशन का। क्लोरीनेशन का क्या होता है कैटलिस्ट? एफ, हमारी किताब के मुताबिक ना, वैसे हमारी किताब ने लिखा हुआ है FeCl3, या ब्रोमिनेशन का क्या होगा? FeBr3। वैसे मुझे पता है इसका AlCl3 या AlBr3 भी हो सकता है, मुझे पता है, हमारी किताब ने दिया नहीं वैसे। और इसके अलावा कौन सा हो गया? फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का कौन सा था? उसका R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है, और AlCl3 उसका कैटलिस्ट था। और एसाइलेशन का क्या था बेटा? उसका RCO पॉजिटिव होता है, और AlCl3 उसका कैटलिस्ट होता है। वैसे ज़्यादातर बेंजीन के अगर इस टॉपिक से पूछे गए तो ये पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और कैटलिस्ट क्या होता है। लिख लिया आप लोगों ने सारे? FeCl3 भी हो सकता है और AlCl3 भी हो सकता है। Cl पॉजिटिव, ब्रोमिनेशन का Br पॉजिटिव। चलें आगे चलें, चलो बच्चों आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, अब बताएं इसका जवाब क्या होगा? खैर इसका जवाब तो आप लोगों को पता है, Br पॉजिटिव। विच इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? वैसे OH के ऊपर चलें, ठीक है, OH ग्रुप। हाँ भाई, इसमें से मेटा डायरेक्टिंग कौन सा है? OH है, और तो पैरा है वो। हाँ भाई अब्दुल कबीर, ये भी याद नहीं किए तुम लोगों ने? हाँ भाई गर्ल्स, ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टर याद नहीं किए? क्या? CHO है, आरफा पता नहीं। और भाई याद करना है वो, अब मैं लिखवा रहा हूँ, खैर वो आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन चलें आप लोग फिर भी देख लें। बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, और पहले होते हैं एक्टिवेटिंग। ये क्या होते हैं? ये नए आने वाले ग्रुप को कहाँ भेजते हैं? ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। पता है बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं? बढ़ाते हैं। अच्छा सुनो, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और एक्टिवेटिंग, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते होंगे या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते होंगे? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक्टिवेटिंग का मतलब ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। सुनो, अगर ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो बेंजीन का आगे किसी और को इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा, मुश्किल? आसान। तो इससे बेंजीन क्या हो जाएगा? रिएक्टिव हो जाएगा। अब हम ये घर से याद रखकर जाएंगे कौन कौन से हैं। बेटा ये OH है, इसी तरह कौन सा है? OR, तमाम के तमाम OR, तमाम के तमाम अल्काइल रेडिकल्स। इसी तरह और कौन सा है? NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप। इसी तरह NHR ग्रुप। बेटा ये सब के सब हम घर से याद रखकर जाएंगे। अगर बेंजीन के ऊपर ये लगे हुए तो ये नए आने वाले ग्रुप को कहाँ भेजेंगे? ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, और बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स?
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सुने एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया कि ये बेंजीन है और ये एनालाइन है, इसको एनालाइन कहते हैं ना अमाइनो बेंजीन को, तो इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जहाँ पे एनालाइन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? इसमें बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। वो बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन देकर बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ा रहा होगा। तो बताएं केमिकल रिएक्शन फास्ट किसका होगा, बेंजीन का या एनालाइन का? एनालाइन का। पता है इन दोनों में से किसके रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा और किस में ज़रूरी नहीं होगा? बेंजीन में ज़रूरी होगा क्योंकि वो लेसर रिएक्टिव है, और एनालाइन में अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती कैटलिस्ट की। पता है आप लोग समझ गए ना मेरी बात? हम याद कर लेंगे। पता है दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बट डीएक्टिवेटिंग। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो होते हैं लेकिन ये एक्टिवेट नहीं करते। ये क्या करते हैं? डीएक्टिवेट करते हैं। ये बहुत आसान है। ये सब के सब कौन है? सब के सब हेलोजेंस। इसकी एग्जांपल में आप कहेंगे सर फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। ये सब बेंजीन से पहले इलेक्ट्रॉन छीनते हैं लेकिन नए आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन में भेजते हैं। इट्स ओके, आप कहेंगे सही, तो बहुत हम आसानी से याद कर लेंगे। तो तीसरी हेडिंग कौन सी आएगी? मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर भी हम याद कर लेंगे सारे, कौन कौन से? तो मेटा डायरेक्टर हमेशा क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग। पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब क्या है? ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और बेंजीन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। बच्चों हम घर से याद करके जाएंगे कौन कौन से? NO2, SO3H, सारे एल्डिहाइड कीटोन, COR, COOR, CHO, कोई रह तो नहीं कहने? मेरे ख्याल से सब हो गए। मैं कहना क्या चाहता ये सब के सब कौन है? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। सुनो एग्जाम के अंदर आया है कि ये है आपका बेंजीन और ये है आपका बेंजल्डिहाइड। बताएं इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? इन दोनों में से बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगा बेंजल्डिहाइड का। क्यों? उस पर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, डीएक्टिवेटिंग। ये आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब बहुत सारी चीज़ें ना हमें पूरी याद नहीं करनी, तो कम से कम जो याद करनी है वो तो आपको करना पड़ेगा। इसका MCQ आया तो जिसको याद होगा वही अटेम्प्ट करेगा। इट्स ओके, मर्जी यहाँ से कर ले, मर्जी किताब से कर ले। किताब में भी तो लिखे हुए, हाँ लिखे हुए किताब में। बच्चों अब बताने से जवाब क्या हुआ? विच इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, CHO। ये सही बताया था वैसे आप लोगों ने। बाकी सब देख लें, ऑर्थो पैरा है। ये कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा OR। ये क्या बन गया? खैर ये तो है ही OR, ये तो OH है। 30th, टोलिन रिएक्ट विथ हॉट एसिडिक KMnO4 टू फॉर्म टोलिन। क्या होता है? ये होता है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं? किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? KMnO4 के साथ। KMnO4 क्या करता है? इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। सपोज टू बी 4 नेसेंट ऑक्सीजन आ गए। वो 4 नेसेंट ऑक्सीजन करते क्या है? याद आ रहा है किसी को? अच्छा, प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो ऑप्शन नंबर C बता रहे हैं। C के अलावा कोई और ऑप्शन बता रहा है क्या? बेटा असल में क्या होता है, जितने भी अल्काइल रेडिकल्स होते हैं जो बेंजीन के ऊपर लगे होते हैं, वो क्या है, वो KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाता है। बेंजीन खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर आप बेंजीन को KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बेंजीन के ऊपर अगर कोई अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है वो हमेशा क्या बनाएगा? वो हमेशा बेंजोइक एसिड बनाएगा। एक हो तब भी, दो हो तब भी। एक हो तो सीधा सीधा बन जाएगा बेंजोइक एसिड, दो होंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और बाकी जो एक होता है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। ठीक है भाई, तो ये प्रोडक्ट बनेगी। इसकी बाय प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता, वो वाटर भी बनता है लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किससे होता है? इसकी बनने वाली प्रोडक्ट जो कि कौन सी होती है, ये इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या था? टोलिन। बच्चों आ जाए क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following will undergo meta substitution on monochlorination?
अब इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? इसका ऑप्शन हो गया सी। ये क्या लिखा हुआ है? इथाइल बेंजोएट। बेंजोएट क्या होता है? इस ग्रुप को कहते हैं बेंजोएट, सॉरी इस ग्रुप को कहते हैं बेंजोएट, ठीक है। अब इस पर इथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। ये बेंजीन को भी ये ग्रुप लगा हुआ है। ये कौन सा है? COOR। और तो ये कौन सा ग्रुप होता है? ये मेटा डायरेक्टर होता है ना, तो ये है मेटा डायरेक्टर, ठीक है भाई। बाकी सब देख लें कौन से? क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इथॉक्सी इथेन, ये शायद गलत लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा है? जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एन हेप्टेन एरोमेटाइजेशन। तो खैर ये वाला रिएक्शन है किताब ने निकाल दिया है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ वर्बली, ये इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत कम है। इसमें होता है कि एन हेक्सेन की एरोमेटाइजेशन करो तो उससे बनता है बेंजीन, लेकिन एन हेप्टेन की एरोमेटाइजेशन करो मतलब उसको एरोमेटिक में कन्वर्ट करो तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है टोलिन। ये पहले किताब में था रिएक्शन, उसको निकाल दिया। अगर आया तो मेरे ख्याल से आने के इम्कान तो अब नहीं रहे, क्योंकि किताब में नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम इतना अब याद रख के चले जा सकते हैं। एन हेक्सेन से बेंजीन बनता है, बनना भी बेंजीन चाहिए, और एन हेप्टेन से क्या बनता है? टोलिन बनता है। अगर ये आया एग्जाम में तो चांसेस कम है वैसे, ठीक है भाई। एन हेप्टेन है तो क्या बनेगा? टोलिन। विच वन इज ए करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एरेनियम आइन? जवाब दे रहे कोई? मैं बता दूं? चलो ठीक है, मैं बता बच्चों। बेटा ये होता है हमारा बेंजीन, इस पर हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा देते हैं कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ये अटैक करता है, ये स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स एरेनियम आयन कहते हैं। ये ई आगे लग गया ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ, बाद में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ई आ गया ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ, उसके बाद फिर ये रेजोनेट करता है, ये आ गया यहाँ और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ। इन तीनों को कहते हैं एरेनियम आयन। अब आपको चेक करना है इनमें से कौन सा वाला है। आ जाओ देखते हैं, देख लिया ना आप लोगों ने? अब बताएं कौन सा ऑप्शन होगा? शाबाश, इसका ऑप्शन बन रहा है सी। सी एक्चुअली पता कौन सा है? ये वाला, ये है सी। बस ई को यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया और पॉजिटिव चार्ज आप देख लें कहाँ लगा हुआ है, इससे बराबर वाले कार्बन पर आ गया। इसका मतलब जो मैंने बनाया था ना सबसे पहले वो एक्चुअली सी था, बस वो आगे पीछे किया हुआ थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो इसलिए इसका सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही था? जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। इट्स ओके। अकॉर्डिंग टू द केक्यूल स्ट्रक्चर द बॉन्ड एंगल इज बेंजीन में बी, जवाब है बी 1.39 एंगस्ट्रॉम। ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन फॉर्म किताब से निकाल दिया, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसका नाम था ग्लाइऑक्सल, ये था ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये किताब ये नहीं आ सकता एग्जाम में, ये किताब ने निकाल दिया इसको। इस तरह की बातें अगर स्किप करने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अंदाज़ा नहीं देंगे वो, क्योंकि अगर ये दिया ना तो किताब में है नहीं तो बच्चे पे क्लेम कर देंगे इसको। चलें इसको रहने दें, इसका वैसे जवाब ग्लाइऑक्सल है। हेलोजिनेशन ऑफ टोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म। बी, डी बोथ ए एंड बी। देन और किस इनके अलावा, डी के अलावा कोई जवाब दे रहा है? मैं जवाब दूँ इसका? चलो ठीक है बच्चों, बोर्ड पे देखना। बेटा एक होता है बेंजीन,
लेकिन बेंजीन की बात नहीं हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? टोलिन की। टोलिन की हम क्या कर रहे हैं? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या इस्तेमाल करो? लुईस एसिड इस्तेमाल करो, है ना। FeCl3 या AlCl3 का नाम क्या होता है बेटा? इनका नाम होता है लुईस एसिड। अच्छा, इससे होता क्या है? आप कहेंगे सर इससे ना वो सब्स्टिट्यूशन होती है, और सब्स्टिट्यूशन कहाँ होती है? ऑर्थो या पैरा पे क्या आके लग जाएगा? क्लोरीन आके लग जाएगा, है ना। या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। बाय प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? HCl बनेगी। ये कहाँ होगा? FeCl3 की मौजूदगी है। लेकिन अगर यही टोलिन आप उसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब ये रिएक्शन नहीं होगा। अब क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन होगी, ये प्रोडक्ट बनेगी। बेंजीन के ऊपर अगर एक और कार्बन लगाओ उसको कहते हैं बेंजाइल। इसका मतलब इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजाइल ग्रुप। हाँ, ये डाई क्लोरो भी बन सकता है, ट्राई क्लोरो भी बन सकता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। सनलाइट ज़्यादा होगी तो ये तीनों प्रोडक्ट्स भी बन जाती हैं इसकी। मतलब बताने के वजह से तीनों हाइड्रोजन निकलेंगे, उनकी जगह क्लोरीन आके लग जाएंगे। इसका मतलब सनलाइट की मौजूदगी में बेंजीन पे रिएक्शन होने के बजाय कहाँ रिएक्शन हो रहा होगा? वो टोलिन के हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन हो रही होगी। आप लोगों ने फ़र्क दिख लिया? तो बताएं, टोलिन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेकिन अगर टोलिन रिएक्ट करे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फिर ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ये बनेंगी। फिर क्या बनेगी? ये बनेगा वो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी जो टोलिन का हाइड्रोजन है। इसको बेंजाइल प्रोडक्ट्स कहते हैं, बेंजाइल क्लोराइड्स बनेंगे। मुझे यकीन है कि आप ये भूलेंगे नहीं, तो याद रखेंगे ना। अब बताओ इसका आंसर कौन सा हो? आप बताना। मुझे यकीन है आप इसका जवाब देते तो क्या देते? बेंजाइल क्लोराइड देते। चलें, ये भी सब बच्चों को गलत हो गया इत्तेफाक से। पता है, ऑर्थो और पैराक्लोरोटोलिन अगर बन रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? उसको एडिशन रिएक्शन कहेंगे या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन वो जो अभी मैंने किया था बाद में, वो एक्चुअली वो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन वो साइड सब्स्टिट्यूशन थी, वो बेंजीन रिंग में नहीं हुई थी। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक कंपाउंड है C10H26। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा वैसे? ये वैसे गलत है, C10H26 तो हो ही नहीं सकता, ये होगा C10H22 होगा। इसका मतलब गलत लिखा हुआ है। चलिए इसको मैं सही कर देता हूँ। ये टूट के किस में कन्वर्ट हो गया? इथीन में, ब्यूटीन में और हेक्सेन में। ये तीन प्रोडक्ट्स बन गए। पता है इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? शाबाश, इसका नाम होगा पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है? पायरो का मतलब क्या होता है? पायरो, पायरो नहीं, पायरो क्या होता है? पायरो का मतलब होता है हीट। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। अगर किसी चीज़ को गर्म करके तोड़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं? पायरोलाइसिस कहते हैं। वैसे ही आमतौर पर ये लफ्ज़ अल्केन्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर दूसरे कंपाउंड्स की बात करें सबकी, तो ये लफ्ज़ इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्रैकिंग। क्रैकिंग का लफ्ज़ सबके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पायरोलाइसिस का लफ्ज़ है वो स्पेसिफिक है किसके लिए? अल्केन्स के लिए। चलो ठीक है, इसका नाम है पायरोलाइसिस। पायरो का मतलब क्या होता है? हीट। लाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना, यानी गर्म करके किसी चीज़ को हम तोड़ दें। ये तो बहुत आसान है। 38 तो हाँ, चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ। या प्लीज़ तुम लोग इस तरह तैयारी कर लेना कि ये इथीन है, इसको हमने रिएक्ट किसके साथ करवाया? हाइपोक्लोरस एसिड लिखा हुआ था ना। हाइपोक्लोरस एसिड ये होता है HOCl, ठीक है। अब क्या होगा? इथीन की एडिशन रिएक्शन होता है,
डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक जगह आके OH लग जाता है, एक जगह आके Ca लग जाता है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्लोरो, क्योंकि क्लोरो ब्रांच हो गया। पेरेंट चेन इसकी OH है, तो इसका नाम होगा क्लोरो इथेनॉल। इसका एक और नाम किताब में लिखा हुआ है इथेन क्लोरोहाइड्राइन। ये कौन सा है? ये कॉमन नेम है, ये वाला IUPAC नेम है और ये वाला कॉमन नेम है। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा? इथीन। इथीन का एक और नाम क्या होता है वैसे? इथाइलिन। इथीन का एक और नाम इथाइलिन होता है। चलिए ठीक है, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने सही जवाब देना चाह रहे होंगे, इसलिए इसका जवाब क्या हो गया? जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इथाइलिन। नेक्स्ट, आल्फा के बराबर वाली, ये कौन है? आल्फा के बराबर वाली। नेक्स्ट 39, यार ये CCl4 है। सवाल में आगे करेक्शन करवाई जाए जवाब हमेशा वही होता है ना, क्योंकि जो गलत ऑप्शन होते हैं उनमें करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम में 10 सवाल गलत आ गए तो आ गए, वो बाद में नंबर मिल गए तो मिल गए, लेकिन कोई आगे करेक्शन नहीं करवाएगा। खैर चलें, अ रिएजेंट यूज्ड टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ऑफ अल्कीन। पता है कौन सा है? अनसैचुरेशन ऑफ अल्कीन 2 से होती है। किस किस से होती है? एक Br2 से होती है, दूसरी नहीं, CCl4 से नहीं होती यार। Br2 तो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 होता है। एक तो Br2 है, दूसरा वो तो आप कहेंगे ऑप्शन 2 हो गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा है KMnO4। ठीक है, तो अनसैचुरेशन जो है वो अल्कीन की 2 से, अल्कीन या अल्काइन की 2 से होती है। एक Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये भी सही है, या फिर इसमें KMnO4 भी होता है भाई, ये भी होता है, दोनों होता है। याद रखिएगा, अनसैचुरेशन दोनों के साथ हो सकती है। यह अनसैचुरेशन टेस्ट कहलाता है, बायर्स टेस्ट। $40 तुम लोगों को रिजल्ट तो आ गया ना वैसे? अभी नहीं आया? किस किस का आ गया वैसे? कितनी परसेंटेज आई? 78। और किसका है? तुम्हारा क्या बेटा? अब्दुल कबीर। अच्छा, चले ठीक है, सही। KU के एडमिशन कब आएंगे? KU के अगर मेडिकल में एडमिशन हो तो फार्मेसी में ज़रूर ले लेना। फार्मेसी ज़्यादा, वो भी बहुत अच्छा बेहतर ऑप्शन है लड़कों के लिए, तो खासतौर पर फार्मेसी बेहतर है। हैं? BS नर्सिंग क्यों? नहीं यार, कुछ गलत बोल रहे। नहीं, ओ भाई क्या बात कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में बेतहाशा जॉब्स हैं, प्राइवेट में बहुत जॉब्स हैं भाई, और बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं। डॉक्टर से ज़्यादा अच्छी सैलरी फॉर्म डी की होती है, तो मुझे पता है ये बात। यार नर्सिंग की मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी जॉब्स होती हैं यार, ये कैसे मुमकिन है? फार्मेसी जैसी जॉब नहीं होगी। फार्मेसी तो ऑफिसर्स वाली जॉब है यार। नर्सिंग तो एक वो होता है डॉक्टर के अंडर में, एक डॉक्टर के अंडर में काम करने वाला और एक बॉस बन के काम करने वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है यार। किसकी? नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ, फार्मेसी की बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं भाई, और नर्सिंग की जॉब्स होती है डॉक्टर के अंडर में होती है, डांटता रहता है। अरे नहीं यार, नर्स को तो डॉक्टर बहुत जलील करते हैं यार। सर वो डिप्लोमा होता था, अब डिग्री हो गई है ना 4 साल की। फिर भी वो डॉक्टर जलील करेगा। उसको भी पता है कि मैंने इंटर में परफॉर्म किया था, मेरा एडमिशन हुआ था डाउ मेडिकल में, इसका एडमिशन नर्सिंग में हुआ था, वो फिर भी जलील करेगा भाई वो। नहीं, जो भी था, लेकिन डॉक्टर नहीं होगा वो। हाँ, वो तो सबको पता है MBBS करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक नर्सिंग से बेहतर होगा फार्मेसी। फार्मेसी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। फार्मेसी की जॉब्स बहुत अच्छी होती है भाई, सैलरीज बहुत ज़्यादा होती है। लड़कों के लिए तो बहुत अच्छा है वो। हाँ, लड़कियों के लिए MBBS ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है।
और या फिर MBBS नहीं है तो फिर MSc केमिस्ट्री ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है लड़कियों के लिए। हाँ हाँ, लड़कियों के लिए MBBS के बाद केमिस्ट्री ज़्यादा बेहतर है, फार्मेसी ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि लड़कियां ने इंडस्ट्रीज़ में वैसे जाके जॉब्स नहीं कर सकती जिस तरह लड़के कर सकते हैं। इंशाल्लाह प्राइवेट में आजकल आराम से होता है। हाँ, लेकिन टेस्ट क्लियर करना पड़ता है उसके लिए भी। हाँ, टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, 120 नंबर लाने पड़ेंगे। खैर, मैं कहने के चाह रहा था इतनी तैयारी कीजिएगा, उन्हें प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं होगा। खैर, अगर मैं आपको बता रहा हूँ जहनी तौर पे तैयार रहिएगा, एडमिशन सबका नहीं होता, बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। ज़्यादा सीट्स बहुत कम है, 1000 हैं, 1000 तो बहुत ही रेयर बच्चों का होगा। और प्राइवेट पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता भाई, बहुत महंगा है प्राइवेट MBBS। इसलिए उसके जब एडमिशन नहीं हो ना, फिर फ़ौरन दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ जाइएगा, फ़ौरन जहनी तौर पर तैयार रहेगा। MSc केमिस्ट्री करना है, मॉर्निंग से हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, या फिर बॉयज़ तो फार्मेसी बेहतर ऑप्शन होता है अगर एडमिशन हो जाए। एडमिशन आपको पता है यहाँ भी होता है, KU में भी होता है, और डॉक्टर इशुद्दीन इबाद इंस्टीट्यूट वहाँ से भी हो जाता है, उर्दू साइंस से भी हो जाता है, मतलब हो जाता है बहुत हाई परसेंट। मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में हो जाता है, बताने का मकसद हो जाता है, लेकिन जॉब्स मिल जाती हैं हर किसी में, मुझे पता है ना। है बाहर का ऑप्शन है, वो भी बहुत महंगा हो गया यार। क्या ताजिकिस्तान, वो बाकू का? नहीं यार, वो बहुत महंगा है, वो वहाँ के सस्ता पड़ता है, लेकिन भाई वहाँ पे भी अभी कुछ अर्से पहले उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को मार के भगाया था, पाकिस्तानी और इंडियंस को। उन्होंने कहा इतनी ज़्यादा तादाद में आ गई दोनों कंट्रीज़ के लोग, उन्होंने इनको मार के भगाया। बहुत सीरियसली हुआ था ये, लेकिन ये हुआ था पाकिस्तान और इंडियंस के साथ तो हुआ था ये। वो इतने ज़्यादा पहुँच गए थे वहाँ पर बाकू में। चाइना में भी हुआ है, बच्चे मरे भी हैं बहुत सारे, वो मार दिए थे चाइनीज़ ने। वो कह रहे इतने सारे आ गए हैं हमारी कंट्री। ज़ाहिर हो रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तानी इंडियंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं चाइना के अंदर। नहीं, उनकी आबादी ज़्यादातर बूढ़े लोगों की है, यंग जनरेशन जो है वो पाकिस्तान से गई हुई है या इंडिया से गई हुई जनरेशन है ज़्यादातर। खैर चलिए ठीक है, अब बताएं क्वेश्चन नंबर 40, हम वापस आ रहे हैं फार्मेसी और MSc केमिस्ट्री से वापस आ गए MBBS में। लेकिन नो डाउट लड़कियों के लिए MBBS बहुत अच्छा होता है भाई, अगर एडमिशन हो जाए तो फ़ौरन एडमिशन ले लीजिएगा। D, बताया तुमने? अच्छा, और कोई इनके अलावा? अच्छा, ये तो सबको पता है ना। यहाँ बात हो रही बॉन्ड लेंथ की ना, सबसे लंबी बॉन्ड लेंथ होती है अल्केन की। अल्केन के बाद दूसरा नंबर होता है बेंजीन का, तीसरा नंबर होता है अल्कीन का, और सबसे छोटी होती है अल्काइन की। चलिए ठीक है भाई, डन हो गया भाई, डन। अब आप कहेंगे सर मैं हम घर से याद रखे जाएंगे। सबसे लंबी बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? अल्केन की। अल्कीन के बाद दूसरा नंबर किसका होता है? बेंजीन का। बेंजीन के बाद कौन सा होता है? अल्कीन का। अल्कीन से छोटी किसकी होती है सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ? अल्काइन की। इट्स ओके। अब बताओ जवाब क्या है? डी होगा, और अभी तो बताया जवाब भाई। सबसे बड़ा किसकी बॉन्ड लेंथ होती है? अल्केन की। अल्केन कौन सा है इनमें से? भाई ये अल्केन है यार, ये चौथा अल्केन है ना, ये चौथा हो गया। दूसरे नंबर पे किसकी होती है? बेंजीन की। देखें ये थर्ड लिखा हुआ है, बेंजीन है ये, C6H6। चलें ठीक है, ये हो गया बेंजीन, ये बेंजीन हो गया थर्ड। उसके बाद कौन सा है? ए अल्कीन। उसके बाद कौन सा? अल्काइन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। तो सबसे लंबी बॉन्ड लेंथ अल्केन, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद अल्कीन, उसके बाद अल्काइन। चलें ठीक है, सही।
बच्चों जवाब दीजिएगा। अबे यार क्या है? चलो बच्चों, हाँ जवाब दे रहे थे अब 41। खैर ये मुश्किल है, चलो तुक्का मारो। चलो तुक्के का ऑप्शन इज अवेलेबल। बी मिथेनॉल और कोई मिथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए और ए। खैर इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अल्केन की ना ऑक्सीडेशन हमारी किताब में नहीं लिखी हुई। ये अगर पंजाब बोर्ड की या फेडरल बोर्ड की किताब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अल्केन्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी में। और उसमें क्या होते हैं, अल्केन्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो फिर एल्कोहल्स बनते हैं। ये उनकी किताब में था, लेकिन खैर चलें मुश्किल था, ये हमारे एग्जाम में आने के चांसेस कम है, आ सकता है लेकिन नहीं। तो अल्केन्स ऑक्सीडाइज होकर क्या करते हैं, एक कार्बन वाला अल्कोहल बनाते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन किताब, ये तो हमारे किताब में है भाई। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन वैसे चलें, अब मैं अगला सवाल पूछूं। पता है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन किस में होगी, टर्शरी में, सेकेंडरी में या प्राइमरी में? भाई तुम लोग घर से याद रखकर जाना, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का रूल होता है सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट होती है टर्शरी के लिए, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, फिर मिथाइल अल्कोहल की तो खैर होती नहीं है। डन हो गया? अब बताओ जवाब क्या है। चलो ठीक है, क्या इसका क्या है, बस इतना तो याद रखे जा सकता है ना, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज फेवरेबल फॉर टर्शरी एंड लीस्ट फेवरेबल फॉर प्राइमरी। चलिए ठीक है, आप याद रखेंगे। फोर्टी 43 पढ़ लिया समय, आसान सवाल है, चलेंगे तो। देखा, हाइड्रोकार्बन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड का मतलब उसमें 4 से ज़्यादा कार्बन है ना, 4 से ज़्यादा ही लिक्विड होता है। दूसरी बात लिखी हुई डी कलराइज एक्वस ब्रोमीन। अगर वो एक्वस ब्रोमीन या एक्वस KMnO4 को डी कलराइज कर रहा है, इसका मतलब वो अल्कीन है। अल्कीन 4 से ज़्यादा कार्बन है और है अल्कीन। अच्छा देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। 4 से ज़्यादा कार्बन बी में भी है, सी में नहीं है और डी में है। इसका मतलब बी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बी बताओ अल्केन है या अल्कीन है? C7H16 ये तो अल्केन है ना। ये कौन सा फॉर्मूला ओबे कर रहा है, ये CnH2n+2 वाला फॉर्मूला ओबे कर रहा है ना, 7 2 14+2। इसका मतलब बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा? फिर आप कहेंगे सर एक ही ऑप्शन बच गया डी। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला ओबे कर रहा है, CnH2n, ये है अल्कीन, इसमें 5 से ज़्यादा कार्बन है तो ये लिक्विड ही होगा। ठीक है, फिर डन हो गया। वैसे बताएं बेवकूफ़ बच्चे कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, सी। वो कहेंगे इथीन है तो फौरन सी टिक कर दो, लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन है, वो लिक्विड है। लिक्विड में किससे ज़्यादा कार्बन होते हैं, 4 से ज़्यादा कार्बन होते हैं। वैसे 43 किसी का सही हुआ था। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। विच कंपाउंड डेट कैन बी मोस्ट रीडिली नाइट्रेटेड, ये तो अभी मैंने समझाया था क्लास में। आसानी से नाइट्रेशन किसकी होगी, बेंजोइक एसिड की, फिनोल की, बेंजीन की या क्लोरोबेंजीन की? आप कहेंगे सर उसकी होगी जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा और एक्टिवेटिंग होगा। अब बताओ इसमें से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और एक्टिवेटिंग कौन सा है? ज़्यादा OH, और OH कहाँ लगा हुआ है, जहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फिनोल में। डन हो गया, ये समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया। 45 ये बहुत आसान सवाल है।
हाँ भाई सी कहाँ गया सी? अच्छा डाइविनाइल एसिटाइलिन नहीं सॉरी सही। आप लोगों को पता है जो इथाइन होता है जिसका एक और नाम एसिटाइलिन होता है, ये सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर एसिटिलाइट बनाता है जिसके वाइट पीपीटी बनती है। और जब ये क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर एसिटिलाइट बनाता है जिसके रेड या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं। खैर इसलिए इसका जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। उसको रेड सॉलिड भी कहा जाता है। रिएक्शन आप सबको याद है ना क्या होता है बेटा? ये है हमारा इथाइन या कोई भी अल्काइन जिसमें टर्मिनल हाइड्रोजन है। मतलब टर्मिनल हाइड्रोजन कौन सा होता है? एक ऐसा हाइड्रोजन जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर होता है, उसको टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। अगर मैं उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया तो क्या होता है? ये बनता है सिल्वर एसिटिलाइड और इसके बनते हैं वाइट पीपीटी। लेकिन जाओ भाई, अगर हम इथाइन को किसके साथ रिएक्ट करवाएं? क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया तो ये कॉपर एसिटिलाइड बनता है। और इसके कैसे प्रेसिपिटेट बनते हैं? रेड पीपीटी बनते हैं। इससे इसका जवाब क्या हो गया? वही वाला हो गया 46। किताब में नहीं वैसे पता है वैसे ही सवाल के जवाब हम सबको पता है। एसिटाइलिन क्या होता है? C2H2। उसके अगर 3 मोल इस्तेमाल किए जाएं, कहाँ पे इस्तेमाल किए? ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट। थोड़ा सा हीट किया जाए, उससे क्या होता है? उससे इथाइन जो है ना ये पॉलीमराइज हो जाता है। और जब ये पॉलीमराइज होता है तो क्या बनता है? बेंजीन बनता है। अगर आपसे को पूछे कि बेंजीन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो आप क्या जवाब टिक करेंगे? इथाइन। बेंजीन इथाइन का पॉलीमर है। उसके 3 मोल पॉलीमराइज होते हैं ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट में तो बेंजीन बनते हैं। इट्स ओके, किताब में नहीं आने की इम्कानात कम है। नेक्स्ट, तो आसान है ना? क्या था जवाब इसका? बेंजीन। ऑप्शन बताओ 48 का। अच्छा हाँ सॉरी 47 नहीं पढ़ा हमने। 47 के विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैलिक एनहाइड्राइड। खैर आपको पता है इसका जवाब क्या है? बेंजीन। ये भी किताब में नहीं है। बेंजीन को अगर ऑक्सीडाइज करें ओजोन से या ऑक्सीजन से तो बेंजीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है। खरी किताब में से हटा दिया। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं। 48। हाँ भी अब्दुल कबीर 48 बताएं। बेंजीन को आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखो ये होगा ना, ये बेंजीन है, इसको मैंने रिएक्ट करवाया है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ। कैटलिस्ट कौन सा है इसका? AlCl3। क्या बनेगा? ये बनेगा ना, साथ साथ HCl बन जाएगा। इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसके कॉमन नेम बहुत मशहूर है। पता है इसका कॉमन नेम क्या होता है किसी को? इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन। ये बड़ा मशहूर कंपाउंड है। पता है इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन? अल्काइलेशन होगा ना, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर ऐड हुआ ना। इसलिए इसका जवाब क्या हो गया? और इसका जवाब हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। 49। बेंजीन की 3 रिएक्शन करवाए। पहले मिथाइलेशन करवाओ, फिर नाइट्रेशन करवाओ, फिर ऑक्सीडेशन करवाओ। क्या हुआ? 49 पढ़ना है। मतलब बेंजीन की पहले क्या करवानी है? बेंजीन की पहले क्या करवानी? मिथाइलेशन। जो मिथाइलेशन करवानी, कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? AlCl3। बाय प्रोडक्ट कौन सी बनती है? HCl। पता है बेंजीन की मिथाइलेशन से क्या बनता है? टोलिन, है ना भाई? मतलब बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ है CH3। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है मेटा, ऑर्थो पैरा। अब आ जाओ इसकी नाइट्रेशन करवाते।
कौन से कैटलिस्ट में होती है सल्फ्यूरिक एसिड, बाय प्रोडक्ट कौन सी बनती है वाटर, कितनी प्रोडक्ट्स बनती हैं 2, एक ऑर्थोनाइट्रोटोलिन बनेगा और दूसरा लेकिन पैरानाइट्रोटोलिन भी बनेगा। तो अब क्या करना है, अब इसकी ऑक्सीडेशन भी करनी है। ऑक्सीडेशन किससे होती है, KMnO4 से। तो KMnO4 क्या करता है, CH3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, COOH में। ये बन गया, क्या बन गया, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड। और क्या बनेगा, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो बताएं ऑक्सीडेशन से क्या होता है, CH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। तो बताइए हो गए ना 3 स्टेप। तो बताओ पहले स्टेप में हमने क्या की थी, मिथाइलेशन, उससे बेंजीन क्या बना था, टोलिन, उसकी नाइट्रेशन कर दो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है वो, तो ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनाएगा, पैरा भी बनाएगा, तो ऑर्थो नाइट्रोटोलिन भी बनेगा, पैरा नाइट्रोटोलिन भी। तो KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है किसको, CH3 को COOH में कन्वर्ट कर देता है, तो टोलिन से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब बताएं जवाब क्या हुआ, जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा। ये बना था ना हमारा भी। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन बाय KMnO4, आसान था ना, क्या जवाब है इसका, टोलिन से बेंजोइक एसिड बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का रूल क्या होता है, सबसे ज्यादा बड़ा कार्बन होना चाहिए, सबसे बड़ा। देखते हैं चलिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 52, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सी। हाँ भाई आगे वाली बच्ची, सी, बॉयज। ए, अब्दुल कबीर, हाँ ए, तुम्हारा नाम क्या, हमजा, रेहान, सर यहाँ, हाँ रेहान, सी होगा, चलो ठीक है। और कोई इसके अलावा, चलो ठीक है, सही इसका बेटा जवाब कौन सा था, ऑप्शन में बी। बी किसने दिया, दिल में था जबान तक नहीं आ पाया। चलिए ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ इसका। अच्छा कैसे भाई, अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते क्या, देते तो हैं, वो मीथेन क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्राक्लोरोमीथेन देते हैं अल्केन। सुनो, अल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अल्काइन को रिएक्ट करवाओ, हाइड्रोजन की जगह सिल्वर और कॉपर आके लग जाता है, इसका मतलब अल्काइंस भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कम से कम वो वाले तो देते हैं जिनके बाद टर्मिनल हाइड्रोजन होता है, जैसे इथाइन, 1-ब्यूटाइन, ये तो देंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन नहीं देता, जवाब हम सबको पता है, अल्कीन्स की किताब में कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन दिए। बेंजीन में तो बहुत सारे लिखे हुए, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या जवाब हुआ इसका, एक्सेप्ट alkenes all give substitution reaction। अच्छा एक और बात, एक होता है 1-ब्यूटीन, सॉरी 1-ब्यूटाइन, एक होता है 2-ब्यूटाइन। पता है इन दोनों में से कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा। 1-ब्यूटाइन ऐसे बनता है ना, और 2-ब्यूटाइन ऐसे देता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन ही नहीं है। यानी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है वो टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाता है, और वो अगर हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बताओ इसका जवाब कौन सा हुआ, इससे जवाब हो गया अल्कीन्स नहीं देते सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्केन्स भी देते हैं, अल्काइंस भी देते हैं, बेंजीन भी देते हैं। चलो ठीक है, माशाल्लाह बहुत गंदी तैयारी करके बैठे में आप लोग यार, शर्म आ रही है मुझे तो पढ़ाते हुए। खैर मुझे पता होता ना पहले मैं चैप्टर पढ़ा देता, ये MCQ सॉल्व करवाने के बजाय, अगर मुझे पता होता इतनी अच्छी तैयारी। अभी बेंजीन कैन बी फॉर्म फ्रॉम फिनोल, बेंजीन ना फिनोल से बन सकता है, किस तरह,
अच्छा हाँ भाई गर्ल्स। अच्छा चलिए ठीक है। एक बड़ा मशहूर रिएक्शन है किताब का, वो है बेंजीन हमारा मशहूर ज़माना, उसके ऊपर लगा हुआ है OH, इसको कहते हैं फिनोल। फिनोल को रिएक्ट करवाओ किसके साथ? जिंक इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, जिसको जिंक डस्ट कहा जाता है। उससे क्या होता है? Zn अपने साथ ले जाता है किसको? O को। क्या बना लेता है? ZnO। बताएं उसके बाद हाइड्रोजन क्या होता है? यहाँ बेंजीन को बना के लग जाता है। तो इस तरह फिनोल की जब हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो उससे क्या बनता है? बेंजीन बनता है। लेकिन फिनोल को रिड्यूस कौन कर सकता है? जवाब है जिंक इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, जिसको जिंक डस्ट कहा जाता है। अब बताओ इसका रिएक्शन कौन सा हुआ? जवाब है ऑप्शन नंबर बी। किस किस का सही हुआ? रेहान के अलावा किसी का सही हुआ? चलो ठीक है सही। एसिटोफिनोन इज एन, तो अभी बताया था ना क्लास में। एसिडोफिनोन तो अभी बताया मैंने क्लास में थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले। बच्चों एसिडोफिनोन ये वाला था, याद है? ये बनाया था मैंने, इसको शॉर्ट में ऐसे भी बना दे, है ना, ऐसे या इस तरह बनाना। अब बताइए एसिडोफिनोन क्या है? कीटोन है। कौन सा कीटोन है? एलिफैटिक या एरोमेटिक? जब है एरोमेटिक कीटोन। बेंजीन बना हुआ तो एरोमेटिक तो होगा। तो बच्चों इसके जवाब क्या हुआ? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कैसे हो गया? ऑप्शन नंबर ई। अच्छा तो मैं समझा तुमने ए कहा है। चलो ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 55, विच डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन शो मैक्सिमम रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक? ये भी मैंने क्लास में आज ही समझाया लोगों को, ये तो आपको गलत नहीं करना चाहिए। जब हम स्मॉल एन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जब हम कैपिटल एन यूज जवाब है नाइट्रोबेंजीन। बात करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स का मतलब ये है कि ये एटम भी हो सकता है, हाँ भाई रेहान, भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल नाइट्रोबेंजीन। और जब हम कैपिटल तुमने तो नाइट्रोबेंजीन बता दिया, ए यूज कर रहे हैं तुम लोग भी बता दो। और कोई बता रहे बॉयज में से? सबने नाइट्रोबेंजीन बताया। खैर इसका जवाब पता क्या था? इसका जवाब था बेटा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल बेंजीन। मैंने क्या बताया था? रिएक्टिव कौन होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एक्टिवेटिंग होते हैं। पता है इसमें से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एक्टिवेटिंग कौन सा? अल्काइल रेडिकल। बेटा चेक करो अल्काइल रेडिकल कहाँ लगा हुआ है? बी में लगा हुआ है। बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटिंग। बेटा इसी तरह बेंजोइक एसिड में COOH होता है मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटिंग। बेंजल्डिहाइड में CHO मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटिंग। नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटिंग। आपकी कॉपी में लिखा हुआ पढ़ लें अभी। बताए एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से? तमाम के तमाम अल्काइल रेडिकल्स और OR और OH और NH2 और NHR, यही ना, बस आराम से याद कर सकते हैं। ये बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। खैर आप लोगों ने जवाब गलत कर दिया, जबकि आप लोग देख रहे थे सारे मेटा डायरेक्टर हैं, सिर्फ एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये तो देखने से अंदाजा हो रहा था जवाब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होते हैं? अल्केन्स, अल्कीन्स या अल्काइंस? अल्काइंस आर मोस्ट एसिडिक, मतलब इन तीनों में कम से कम। अब बताएं इसमें से जवाब कौन सा होगा? इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, अल्काइंस। ये याद रखने वाली बात है ना। ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होते हैं? कहते हैं ग्रेटर द एस कैरेक्टर ग्रेटर द एसिडिटी। पता है सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर कहाँ होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन, और अल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इट्स ओके, याद रखेंगे। चलो ठीक है आगे चलो। कंसीडर द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। याद है ना 3 स्टेप वाला मैकेनिज्म। अटैक ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल और मीथेन फॉर्म मिथाइल फ्री रेडिकल एंड HCl। बताइए कौन से स्टेप में हुआ था? इनिशिएशन में, टर्मिनेशन में या प्रोपेगेशन में? खैर लास्ट स्टेप तो कोई जवाब ही नहीं है। ABC में से कोई एक आंसर है।
मैकेनिज्म याद है थोड़ा बहुत? याद है इसका पहला स्टेप कौन सा था? इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? इब्तिदाई है। इसमें था क्लोरीन फ्री रेडिकल बना था होमोलाइटिक डिसोसिएशन से, है ना, ये पहला स्टेप था। अगले स्टेप का नाम क्या था? प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना। इसमें क्या होता है? एक मीथेन का मॉलिक्यूल था, क्लोरीन फ्री रेडिकल ने उस पर अटैक किया, मिथाइल फ्री रेडिकल बना था और HCl बना था। इसका एक बी स्टेप भी था, उसमें मिथाइल फ्री रेडिकल ने अटैक किया था क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे, मिथाइल क्लोराइड बना था और क्लोरीन फ्री रेडिकल बना था। तीसरा स्टेप का नाम क्या था? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है? सारे फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ते हैं, जैसे दो क्लोरीन आपस में जुड़ जाएं, मिथाइल फ्री रेडिकल जुड़ जाए क्लोरीन फ्री रेडिकल से, या मिथाइल फ्री रेडिकल जुड़ जाए मिथाइल फ्री रेडिकल से, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब बताओ इसका जवाब कौन सा हुआ? इनिशिएशन, प्रोपेगेशन या टर्मिनेशन? जवाब है प्रोपेगेशन। इस वाले स्टेप की बात हो रही है, तो इसका जवाब कौन सा हो गया बेटा? इसका जवाब हो गया प्रोपेगेशन स्टेप। किसका जवाब सही हुआ? हुआ होगा आपका सही, आप लोग बता नहीं रहे, है ना? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। Which reaction would not give propene as one product? हाँ, इसका जवाब क्या हुआ? सवाल समझ गए? सवाल चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। पता है इसमें से वो कौन सा रिएक्शन है जो सिर्फ प्रोपीन नहीं बनाएगा, प्रोपीन के अलावा कुछ और भी बनेगा उसमें, वो कौन सा होगा? और कोई? चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कहते हैं अगर अल्कोहल्स को रिएक्ट करवाया जाए सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड के साथ, तो हमेशा क्या बनता है? अल्कीन। तो प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल हो या 2 प्रोपेनॉल हो, प्रोपीन ही बनेगा। चलो ठीक है, डन। इसी तरह अगर अल्काइल हैलाइड को अगर आप रिएक्ट करवाएं KOH अल्कोहलिक के साथ, सिर्फ क्या बनते हैं? अल्कीन्स। लेकिन बेटा अगर अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया जाए NaOH अल्कोहलिक के साथ, तो पता क्या होता है? फिर ये होता है अल्कीन्स भी बन सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, यानी अल्कोहल भी बन सकता है, दोनों प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। समझिए मेरी बात? इसका मतलब KOH अल्कोहलिक हो तो हमेशा अल्कीन्स बनेंगे, लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो फिर हमेशा एलिमिनेशन नहीं होती, फिर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, फिर अल्कोहल भी बन सकता है। सपोज टू बी मैंने आपके सामने क्या बना दिया? 2 ब्रोमोप्रोपेन बना दिया सपोज टू बी, या 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसको मैंने रिएक्ट करवाया NaOH के साथ। एक तो एलिमिनेशन होगी, अगर एलिमिनेशन हुई तो प्रोपीन बनेगा, लेकिन भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सब्स्टिट्यूशन भी हो जाती है और Br की जगह क्या आके लग जाएगा? OH आके लग जाएगा, ये भी प्रोडक्ट बन सकती है NaOH के साथ। इसलिए ये जो था कौन सा वाला, ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये दोनों प्रोडक्ट्स बना सकता है। बाकी किताब में लिखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जगह एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इस्तेमाल हो जाता है, वो भी वैसे ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जैसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड है। इसलिए ए ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दोनों तो सिर्फ और सिर्फ अल्कीन्स बना सकते हैं और कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। इसी तरह ये जो होता है कौन सा KOH, वो भी हमेशा अल्कीन बनाता है, लेकिन जो NaOH होता है वो दोनों प्रोडक्ट्स बना सकता है, अल्कीन भी बना सकता है और अल्कोहल्स भी बना सकता है। इसलिए इसका जवाब क्या हुआ? इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, एक्वस। सॉरी एक्वस। अल्कोहलिक हमेशा कौन सा बनाता है?
एल्कोहलिक हमेशा बनाते हैं एल्कीन्स, लेकिन जो एक्वस होते हैं वो क्या बना सकते हैं, वो अल्कीन्स भी बना सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकते हैं। खैर इन्होंने यहाँ KOH का इस्तेमाल नहीं किया, मैं जो बता रहा था तो KOH बता रहा था। KOH हो या NaOH हो एक ही बात है, एल्कोहलिक होगा तो अल्कीन बनेगा और अगर एक्वस होगा तो दोनों बन जाएंगे। तो ये होता है इसका रूल, समझ गए आप लोग मेरी बात। यानी इसका मतलब एल्कोहलिक होगा वो KOH हो या फिर NaOH हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्कीन्स बनेंगे। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड को आप रिएक्ट करवाएं किसके साथ, NaOH या KOH के साथ, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल कौन सा करें, एक्वस, तो फिर अल्कीन भी बन सकता है और प्लस अल्कोहल भी बन सकता है। ठीक है भाई, दोनों प्रोडक्ट्स बन सकते हैं सब, मतलब जहाँ एक्वस इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट खरीद आसान है बहुत, सिर्फ 59 तो बहुत आसान है। जहाँ पे ऑप्शन नंबर डी CCl4 है ना भाई, ज़्यादा क्लोरीन होंगे तो सारे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होंगे। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देख लिया, आप लोगों ने फैसला कर लिया। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। ये क्या है हमारा फिनोल है ना, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब पता क्या होता है, ये अपना लॉन पेयर दे देता है इसको, जबकि अपना लॉन पेयर देता है तो इस पाई बॉन्ड को बाहर आना पड़ता है, तो ये प्रोडक्ट बन जाती है कौन सी, इस लॉन पेयर को देने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका होता है, लेकिन जब ये पाई बॉन्ड ऊपर आएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज फिर अंदर जाता है तो फिर ये ऊपर आ जाता है, तो ये प्रोडक्ट बन जाती है कौन सी, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब बताओ नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, शाबाश नीचे। उसके बाद क्या होता है, जाओ भाई, अब क्या होगा, ये अंदर जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगी। फिर ये अंदर आएगा, ये दोबारा ऊपर चले आएगा, फिर वही प्रोडक्ट बन जाएगी जहां से हमने शुरू किया था। ये सब के सब फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देख लिया आप लोगों ने। अब आपको देना है जवाब, डन हो गया भाई, अब जवाब देना है। जवाब है ऑप्शन नंबर सी के अलावा कोई और ऑप्शन पॉसिबल है क्या, नहीं। पता है सब कुछ समझ गया मैंने क्या बनाया था बेटा, मैंने ये बनाया था, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनोल के जो मैंने बोर्ड पे बनाया था। नेक्स्ट चले, कहानी खत्म। हाँ भैया बताएं कौन सा